हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़ायदा हासिल हो। या सेंट्रल की बुक्स अलग होती हैं, स्टेट की अलग होती हैं, या अलग अलग राज्यों की अलग बुक्स होती हैं। आज हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या करने का विचार बना रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन हमें बुक्स के बारे में नहीं पता, हम बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस वीडियो में पूरी वीडियो देखिए और आपको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। देखिए, इस वक़्त जो सबसे अहम फॉर्म आया हुआ है, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, यूपी ट्रिपल एससी, इसका एक फॉर्म आया हुआ है पीईटी। ये अगर आप स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में कोई एग्जाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि भविष्य में मैं नौकरी करूं या मैं एक समाज का हिस्सा बनूं, एक सरकार के साथ काम करने का मौका मिले, किसी अच्छे मतलब डिपार्टमेंट में मुझे नौकरी मिले, तो इस फॉर्म को आप जरूर फिल करें। अगर आपने ये फॉर्म फिल नहीं करा कि अरे अभी तैयारी नहीं है या इसको हमें नहीं करना, हमें कुछ आगे जाना है, बिल्कुल आगे जाइए। आप आगे जाने का भी सपना देख रहे हैं या अभी तैयारी करना शुरू करिए, तब भी आप इस फॉर्म को भरिए। अगर आपने इस फॉर्म को भरने से वंचित रह गए और आपने इस फॉर्म को नहीं भरा, आपने सोचा कि अभी शादी निपटा लें, घर के काम कर लें, घर बन रहा है, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आप खुद जानते हैं और कोई नहीं जानता, लेकिन आपने इस फॉर्म को नहीं भरा, इस परीक्षा को नहीं दिया, तो आने वाली जो भी वैकेंसीज होंगी इस पीईटी के बाद, और उसमें पीईटी 2026 का स्कोर कार्ड मांगा गया होगा, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अभी पिछले साल ही कई हजार वैकेंसी लेखपाल की आई। अब उसके बाद सब बच्चों ने नोटिफिकेशन लगाया अपने स्टेटस पर, क्योंकि आजकल स्टेटस पर लगाने की बस होड़ है, पता नहीं है कि क्या लगाना है क्या नहीं, चला आ रहा है बस स्टेटस पर या लगा दिया। अब हमें नहीं पता उसमें न्यूज़पेपर में लेखपाल की भर्ती, सरकार द्वारा निकाला गया विज्ञापन, अब बच्चे खुश कि लेखपाल का फॉर्म हम भरेंगे, लेकिन उनके पास पीईटी 2025 नहीं था, इस वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाए। जिसके पास लेखपाल भरने के लिए पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड था, उन्होंने अप्लाई किया और वो उसमें बैठे एग्जाम में। इसी तरह आपको भविष्य में 2026 के बाद, यानी कि जो अब पीईटी 2026 के बाद जो फॉर्म्स निकलेंगे, चाहे वो किसी पोस्ट के हो, जेए हो, जेई हो, लेखपाल हो, ई हो, अगर उसमें पीईटी अगर क्या 100% मांगा जाएगा, पीईटी 2026 मांगा गया और आपके पास नहीं हुआ, तो आप किसी सूरत में फॉर्म नहीं भर सकते। इसलिए आप बिना सोचे समझे, अगर आप 10th पास हैं, 11th में आए हैं और भविष्य में चाह रहे हैं कि मुझे नौकरी करना है, आप नियर अबाउट 17 हैं, 16 साल के हैं, 18 साल के हैं, लेकिन आप भविष्य में चाह रहे हैं कि मुझे नौकरी करना है और आप 18 बिल्कुल हो चुके हैं, 18 क्रॉस कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में एक कॉम्पिटिशन में बैठूंगा, तो आप इसके लिए आवेदन जरूर 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 करें। आप आईटीआई कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, या 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी हो, आपकी एज 18 साल है, तो आप इसको जरूर भर दें। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि हमें इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा। ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो का थोड़ा सा संक्षेप बताया, अब हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन सी बुक्स पढ़ना है। आए दिन मेरे पास मैसेज आते हैं, सर हमें ऑनलाइन पढ़ना है, हमें कुछ यूट्यूब लिंक बता दीजिए, या हमें सर सैंपल पेपर बता दीजिए। अभी कल परसों में मेरे पास कई मैसेजेस आए कि सर हमें कोई ऐसी बुक बताइए जिसको हम एक बार पढ़ें और उसमें एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। ऐसी कोई बुक्स नहीं। आपको जो भी पढ़ना है, सबसे पहले आपको मैंने बताया था, आपको कोई भी वैकेंसी का फॉर्म फिल करने के पहले आपको ये जरूर पढ़ना है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ये तो नोटिफिकेशन हो गया, जिसको हम एडवर्टीजमेंट भी बोलते हैं, और विज्ञापन, विज्ञप्ति, जो इसकी वैकेंसीज की निकलती है, उसको पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। हो सकता है ऊपर हेडिंग कुछ लिखी हो, आपने सोचा कि हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हो सकता है अंदर उसमें जो शर्तें मांगी गई हो वो आपके पास पूरी नहीं होती हो, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, ये पढ़ना सीखिए किस तरह से आपको फाइट करना है। आप हो सकता है जनरल कैटेगरी में आते हो, उसमें जनरल की वैकेंसी ही 0 हो, सपोज दैट बैकलॉग भर्ती हो, आप नहीं भर सकते, SC ST वाले ही भर सकते हैं। या आप अगर SC ST में आते हो और जनरल की ही एक वैकेंसी है, OBC की 0 है,
तब आप नहीं भर सकते। इसलिए आपको कोई भी फॉर्म फिल करने से पहले विज्ञप्ति को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, इसमें आपने विज्ञप्ति पढ़ ली, उसमें सिलेबस एक कॉलम होता है सिलेबस का, उसमें लिखा रहता है कि क्या आपके एग्जाम में आएगा, कि हिस्ट्री के इतने क्वेश्चन आएंगे और ज्योग्राफी के इतने प्रश्न आएंगे, मैथ्स के इतने आएंगे, क्लैरिकल एप्टीट्यूड अगर उसमें हो रहा है तो उसमें इतने आएंगे, या हिंदी का ये पोर्शन पूछा जाएगा। ये क्लियरली लिखा होता है आज की तारीख में, ठीक है। तो हमें पहले सिलेबस को पढ़ना है, उसके बाद अब हमें बुक्स खरीदनी है। आप अगर अभी विचार बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं नौकरी लेकर ही मानूंगा, तो यकीन करिएगा आज भी नौकरियों की कमी नहीं है। कुछ चीजें हुई हैं कि वैकेंसीज थोड़ा सा डिले हो रही हैं, नहीं आ रही हैं, लेकिन हमेशा एक जैसा दौर नहीं रहता है। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। याद रखिएगा एक बात और, अगर आप इंटेलिजेंट हैं और आप कंटिन्यू तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान था, अपने क्लास का मॉनिटर था, मैं क्लास फर्स्ट आता था, आप अपने एकेडमिक दौर में 99% से पास हुए हो और एक बंदा उस वक्त 50% से पास हुआ, या एक बंदा मान लीजिए 35% से पास हुआ, अगर एडवर्टीजमेंट में कोई भी परसेंटेज की बाध्यता नहीं है, तीनों एग्जाम में बैठेंगे, वहां पर 99 वाला भी फेल हो सकता है, 50% वाला भी फेल हो सकता है और ये टॉप कर सकता है। एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एक ही डिफरेंट पाथ हैं, बहुत दोनों अलग हैं। हमें इसको ये नहीं समझना है कि एकेडमिक में हमने अपने क्लास में टॉप किया था तो हम यहाँ कंपटीशन में टॉप कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ बैठते थे, वो अपने अपने क्लास के मॉनिटर, टॉपर, जिनकी क्लास में प्रशंसा होती थी कि आप खड़े हो जाइए, देखिए इनके लिए ताली बजाइए, वो आज तक कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं निकाल पाए। तो इसलिए आपको ये समझना है कि एकेडमिक अलग चीज है और कंपटीशन अलग चीज है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप आगे फाइट नहीं कर सकते। अगर आप अपने क्लास के बहुत इंटेलिजेंट रह चुके हैं, 99 या 100% भी मार्क्स आपके आ चुके हैं, तो आप लगातार मेहनत नहीं कर रहे हैं, और एक बंदा जो 33% से या 35% से पास हुआ है, वो लगातार कंपटीशन की मेहनत कर रहे हैं, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं जो लगातार मेहनत कर रहा है। आपको पर डे अपना पढ़ाई, अपना कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू करना है, ये समझ लीजिए। अगर आप टुकड़ों में करेंगे, यहाँ एकदम करा, फिर यहाँ आप सो गए, ठीक है, उसके बाद फिर करा, यहाँ आप सो गए, जो कंटिन्यूसली कर रहा है तैयारी, उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वैकेंसी कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है, और आपकी तैयारी अगर नहीं होगी तो आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। अब चलिए बात करते हैं बुक्स पर। इसको मिटा देते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाए कि सिर्फ ये बुक्स इसी के लिए है। अब हम बात करते हैं बुक्स, कौन कौन सी हमें खरीदना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले पोर्शन हम करते हैं हिंदी, क्योंकि हमारा हिंदी का जो भी स्टेट का एग्जाम होगा उसमें हिंदी कंपलसरी है। अगर आप सीबीएसई से हैं तब भी आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगी, और आप अगर यूपी बोर्ड से हैं तब आपको भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी। वो कहाँ कहाँ पढ़ना पड़ेगी, आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी, ये एक हिंदी पोर्शन है। आप सरकारी विभाग में कहीं भी जाएंगे या जो अंडरटेकिंग विभाग होते हैं उसमें भी जाएंगे तो आपको हिंदी में काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हिंदी आपको आना भी चाहिए। और हमारी भारत की राजकीय, हमारे ये देश की, हमारे प्रदेश की राजकीय भाषा भी है हिंदी, और दूसरी आपको मालूम होगा उर्दू है, जिसको हम लोग धीरे धीरे भुलाते चले जा रहे हैं, जबकि आपको उर्दू में भी काम आना चाहिए। पहले उर्दू के ट्रांसलेटर भी रखे जाते थे, इसलिए क्योंकि पहली राजकीय भाषा हमारी क्या है, हिंदी, दूसरी क्या है हमारी, उर्दू, ठीक है। अब हिंदी की हमें कौन सी बुक्स लेना है, हमें हिंदी की, देखिए अगर आप बिगनर हैं, पहले आप सोच लीजिए कि मैं कितने पानी में हूँ। आपको सबको पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, हम आगे कितना पढ़ना है या कितना टाइम निकाल सकते हैं। तो आप अगर बिगिनर हैं, आपने अभी पहले दिन ही से शुरुआत करी है या आप 1 महीने से शुरुआत करिए, तो आपको एक बुक ले लेना है ल्यूसेंट की, हिंदी की। ये वो बुक है जिसमें आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और आगे से हिंदी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारे बैच का एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे समय का एक्सपीरियंस रहा है आज के अभी, तो आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हैं। इसके बाद आप सोचें कि मैं ल्यूसेंट की बुक लेकर ही पर्याप्त हो जाऊंगा, आगे कंपटीशन दे सकता हूं, आप दे सकते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं है, याद रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको और लेना चाहिए जो स्टेट में आपके बहुत कामयाब
ये दिला सकती है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी बहुत सारी बुक्स आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप इसमें भी ल्यूसेंट की बुक लीजिए। काफ़ी मोटी बुक होती है, इसमें इडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये वगैरह वगैरह आपको याद करना है, और आज ही से याद करेंगे तब जाके आप उसमें फाइट कर पाएंगे। आज से पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले ल्यूसेंट की किताब में से जो कंपटीशन होते थे वो हूबहू इडियम, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हूबहू ऐसे रखे हुए मिलते थे एग्जाम में। क्योंकि बहुत मोटी बुक है ये, इसको आप पढ़ लेंगे अगर, तो आपके वनडे एग्जाम जो स्टेट के होते हैं, एसएससी होते हैं, या सेंट्रल में भी एसएससी हुआ, डीएसएस भी हुआ, बहुत सारे एग्जाम आपके इसमें से बन सकते हैं। अब आते हैं मैथ की बात, गणित। गणित में एक बुक तो आती है आर.एस. अग्रवाल, ये बहुत फेमस बुक है, और एक आती है सुमित्रा महाजन की बुक है ट्रिकी मैथमेटिक्स, सुमित्रा। इसको आप ले लीजिए, ट्रिक मैथमेटिक्स। अब तो और अपडेट हो गई होगी, हमारे टाइम में तो सिर्फ एक ट्रिकी नाम से थी, लेकिन उसमें ट्रिक आपको खुद लगाना पड़ती थी कुछ। लेकिन अब इसमें जो बुक्स आ रही हैं या जो किताबें आ रही हैं, उसमें आपको बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ ट्रिकी मेथड बताया गया है, एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताया गया है, ये आप ले सकते हैं। फिर आती है एक जीके, ये मैं आपको सब बिगिनर की बता रहा हूँ कि आप अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर एडवांस लेवल पे गए तो उसकी बुक्स अलग है। फिर आती है जीके, इसकी भी आपको मैं सजेशन यही दूंगा कि आप ल्यूसेंट की बुक खरीदिए। छोटी बुक होती है, अब थोड़ी बड़ी बुक हो गई है, आप उसको पढ़िए। जब आप ये कंप्लीट कर लें, हिंदी, इंग्लिश, हाँ एक हो गई रीजनिंग रह गई, ये एक रीजनिंग की बुक, तो ये भी आप ल्यूसेंट की ही खरीदें, काफी अच्छी बुक है ये ल्यूसेंट की। इसको आपने अगर ये कर लिया, तो आपके अंदर एक कंपटीशन के लिए एक अंदर से एनर्जी आएगी कि मैं किसी भी कंपटीशन को फाइट कर सकता हूं। सोचना, समझना पॉजिटिव है। अगर आपने सोचा मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कंपटीशन फाइट नहीं कर सकता, तो आप खुद से ही हार गए। पहले आपको खुद के अंदर जो बैठी आपकी जो एक आत्मा है, या जो भी आप उसको कहिए, एक इंसान है आपके अंदर, उससे आपको जीतना है। समाज, सोसाइटी, रिश्तेदार, पड़ोसी, मोहल्ला, शहर, ये सब सेकेंडरी चीज है। ये आपको अंदर से एनर्जी देती हैं कि जब आपका एक क्रिटिसिज्म होता है कि अरे कितना पढ़ोगे भाई, तैयारी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो रही है, तुम्हारे घर की जिम्मेदारी यहाँ है। जब आप ये सुनना शुरू करें और आपको लगे कि इनकी सुनने के बाद मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ रही है, तो उस दिन मानिएगा कि आप कंपटीशन के रास्ते पर हैं। अगर आपने इन लोगों की बातों की वजह से अपने कंपटीशन के रास्ते से भटक गए, तो आप सोचिएगा अभी आप कंपटीशन के रास्ते पर चले ही नहीं हैं। तो आइए, तो ये बुक्स मैंने आपको बताई, ये आप अगर बुक्स ले लेंगे तो आपको जो भी स्टेट का एग्जाम होगा, चाहे हम यूपी की बात करें, चाहे हम सेंट्रल में जैसे सीआरपीएफ हुआ, इसमें से आपको सहायता मिलेगी, आईटीबीपी हुआ फोर्स में, उसमें सहायता मिलेगी, आपका सीआईएसएफ हुआ उसमें सहायता मिलेगी, बीएसएफ हुआ उसमें सहायता मिलेगी, एसएसबी हुआ उसमें सहायता मिलेगी, डीएसएसबी जो दिल्ली का बोर्ड है उसमें सहायता मिलेगी। और आपकी कौन सी फोर्स रह गई होगी, आप अगर सेंट्रल का एसएससी एग्जाम दे रहे हैं उसमें सहायता मिलेगी, एसएससी में आप चाहे स्टेनो दे रहे हैं उसमें सहायता मिलेगी, चाहे आप 10+2 दे रहे हैं उसमें सहायता मिलेगी, चाहे आप मल्टीटास्किंग दे रहे हैं उसमें सहायता मिलेगी, आप अगर सीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं, एसआई का एसएससी के थ्रू निकलता है उसमें आपको इसमें मदद मिलेगी, आप अगर सीजीएल दे रहे हैं इसके लिए आपको सहायता मिलेगी। लेकिन इसके लिए बुक्स आपको कुछ और पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि एडवांस लेवल का होता है, इसमें क्लास 2 के ऑफिसर बनते हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रेलवे वगैरह में इसमें जाया जाता है। ये एसएससी के थ्रू जो मैंने आपको कुछ ट्रांसलेटर की पोस्ट दे रहे हैं, तब आपको इसमें सहायता मिलेगी। तो ये जो मैंने आपको बताया एसएससी का एग्जाम्पल दिया। अब आ जाते हैं यूपी में, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दे रहे हैं तब आपको इसमें सहायता मिलेगी, यूपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, जो सर्विस कमीशन होता है उसमें सहायता मिलेगी। लेकिन ये एक बेसिक है, बिगिनर के लिए बता रहा हूँ आपको, इसके लिए आपको एडवांस, बहुत एडवांस पढ़ना पड़ता है। जब भी आप एसडीएम या आई जो डिप्टी एसपी होता है वो बना जाता है, सीओ, यहाँ से तहसीलदार वगैरह भी यहीं से बनते हैं। तो ये आपको बिगिनर के लिए है। अगर आप और भी हम एग्जाम्पल देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको पढ़ने के बाद आपकी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं एडवांस लेवल की। आपने ये बुक पढ़ ली, ये जो आप इस समय यूपी ट्रिपल एससी का देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, पैट का, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। मेनली बेनिफिट उसी का मिलेगा, क्योंकि पैट का एग्जाम एक भीड़ को फिल्टर करने के लिए बनाया गया है।
क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। हर संडे जब हम देते थे एग्ज़ाम, तो उसमें उस वक़्त ये हाल होता था कि हर संडे लखनऊ में भीड़ इतनी होती थी कि लोग संडे को अपना सफ़र करना छोड़ दिए थे। जो फैमिली वाले होते थे, जो अपने परिवार को लेके चल रहे हैं, वो संडे को नहीं जाते थे। उन्हें पता होता था कि संडे में लखनऊ में एग्ज़ाम होता है। एक दौर ऐसा भी आया कि हर संडे मेरा लखनऊ में बीतता था। तो आपको अब दौर वो अलग है, पीटी का जो है फ़िल्टर करने बना दिया गया है। पीटी में इतनी भीड़ होगी, आपको गली मोहल्ले का भी स्कूल आपको सेंटर देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस एग्ज़ाम को हल्के में मत लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब आपकी ये बुक्स कंप्लीट हो जाएँ, तो आपको फिर क्या करना है, जीके की एक आती है ऑब्जेक्टिव टाइप बुक। इसमें ऑल जितना भी सामान्य अध्ययन है, इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, संविधान वगैरह जितना भी है, उसको एक बार पढ़िए। ये बुक अलग है, ठीक है? इसमें जीके भी आता है, सभी इसमें जीएस, जीके सब आता है। जब आप ये बुक पढ़ लें, तो उसके बाद एक रीजनिंग की बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, दिल्ली में छपती है ये। इसको आप पढ़ लेंगे तो एक ज़माना ऐसा था कि एसएससी में इसके सवाल मतलब डिजिट भी चेंज नहीं होती थी, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए आते थे। एसएससी स्टेनो की बात करें, एसएससी 10+2 की बात करें, और उस ज़माने में इस किताब को लेने के लिए आपको, अगर आप यूपी वेस्ट के हैं, तो रामपुर में नहीं मिलती थी, बरेली जाना पड़ता था या फिर आपको मुरादाबाद जाना पड़ता था। मुरादाबाद में भी 1 या 2 किताबें आती थी, जिसके लिए आपको बरेली ही या फिर लखनऊ जाना पड़ता था। आज की तारीख में तो आप ऑनलाइन भी मँगा सकते हैं। उस दौर में आज से 8-9 साल पहले ऑनलाइन का इतना क्रेज़ नहीं था जितना आज है, तो आप ये घर बैठे भी आप बुक मँगा सकते हैं। जब आप ये पढ़ लें, उसके बाद हिंदी में अगर आप स्टेट यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है। पतली सी बुक होती है, आप तो मेरे ख्याल से 150-150 के आसपास होगी। ब्लैक कलर का इसका ब्लैक एंड व्हाइट कवर होता है, लेकिन ये ऐसा माना जाता है उत्तर प्रदेश के लिए ये वरदान होती है हिंदी की। इसलिए आप इस बुक को ज़रूर खरीदें। पहले इस बुक को खरीदें, उसके बाद इस बुक को पढ़ें। पहले ये पढ़ें, उसके बाद इसे पढ़ें। पहले ये पढ़ें, उसके बाद इसे पढ़ें। पहले ये पढ़ें, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ें। इंग्लिश में ये आपके लिए सफिशिएंट है, अगर आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेंट्रल में भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप इसी पर ना रुकें, बुक्स अलग-अलग राइटर्स की पढ़ते रहें। जब आपकी बुक्स खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपने आप को सैंपल पेपर लगाइए। लेकिन फिर भी जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपको सैंपल पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आती है बात ऑनलाइन की कि सर क्या ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन सही है या नहीं? बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ऑनलाइन लिंक देखना शुरू कर दिए। देखिए, कोई भी तैयारी है आज की तारीख में, जब तक आप ऑफलाइन नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे या आप खुद को प्रैक्टिस के तौर पर नहीं देखेंगे, तो आप नहीं कर पाएँगे। ऑनलाइन में आप समझ सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं। बेस्ट तरीका मैं बच्चों को आज की तारीख में समझाता हूँ, जब टेक्नोलॉजी आ गई तो उसका भी हमें फ़ायदा लेना चाहिए। आज से अगर 10 साल पहले देखेंगे तो ऑनलाइन नहीं होता था। लोग परेशान होते थे एक-एक सवाल पूछने के लिए या एक समझने के लिए, चैटजीपीटी भी वगैरह नहीं थी, तो हमें एक-दूसरे के पास जाना पड़ता था। हम अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वो हमें पढ़ाते थे, हम उन्हें पढ़ाते थे। कोई सीआरपीएफ में है, कोई बीएसएफ में है, कोई सीआईएसएफ में, अलग-अलग पोस्ट पर है, सब अच्छी-अच्छी रेप्यूटेड पोस्ट पर है। तो अब हमें समझना है ऑनलाइन पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अब आपको हिंदी का कोई चैप्टर कर रहे हैं, माना हिंदी में आप संधि विच्छेद करना सीख रहे हैं, संधि पढ़ रहे हैं। अब आपको बुक्स में हो सकता है समझ में नहीं आए, क्योंकि आप चाह रहे हैं मेरे पास पैसा नहीं है और मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। आपने कहीं से वाईफ़ाई का इंतज़ाम कर लिया और मोबाइल आपके पास है ही, तो आपने क्या करा कि संधि का चैप्टर पढ़ लिया। बहुत सारे लिंक हैं जिसमें पूरी-पूरी क्लास संधि की है, वो आपको देखना है कि आपको किस इंस्ट्रक्टर की या किस टीचर की समझ में आ रही है, वो थोड़ा-सा आपको अपने हिसाब से देखना होगा। आपने संधि का चैप्टर पढ़ा, पूरा कंप्लीट कर लिया नॉन स्टॉप, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अगर आपने मोबाइल खोला और उसमें फेसबुक और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह चलाने लगे, तो आप खुद के लिए आपको गड्ढे में आप खुद को डाल रहे हैं। तो आपको खुद से, मैंने पहले ही बताया, आपको खुद से फाइट करना है। संधि का चैप्टर पढ़ा आपने, संधि का चैप्टर पढ़ने के बाद आपने पहले ऑनलाइन पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लिया, गहरी सांस ली, चाय पी, जो भी आपको अच्छा लगता है, पानी पिया। उसके बाद फिर आपको बुक्स में संधि पढ़ना है। 50% समझ में आएगा, डेफिनेटली पूरा नहीं आ सकता। फिर आपको कहीं कंफ्यूजन है, एक बार और देख लीजिए चैप्टर को, ठीक है? उसके बाद फिर आप पढ़िए, आपको 90% क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपको इंग्लिश में करना है।
एक्टिव पैसिव पढ़ना है। पहले आपने बहुत सारे दिल्ली की क्लासेस हैं जो पढ़ाते हैं, एक्टिव पैसिव बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसमें एक मैम भी है इंग्लिश की, वो भी पढ़ाती हैं। तो आप उनकी जो भी आपको समझ में आए उसमें आप एक्टिव पैसिव पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको समझना उनके तरीके से है, तो आपको ये देखना होगा कि मैं किसके तरीके से समझ रहा हूँ। सबका समझाने का तरीका अपना अलग-अलग है। एक्टिव पैसिव पढ़ लिए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ लिए, उसके बाद नरेशन पढ़ लिया। ये चीज़ें आपने पढ़ी, उसके बाद ऑनलाइन, फिर उसके बाद आपने इंग्लिश में बुक्स में पढ़ ली, प्रैक्टिस सेट लगाए फिर जो उसमें दे रखे होते हैं। इसी तरह आपको पहले गणित में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये याद करना है, हमारे सर याद करवाते थे, स्क्वायर, ये खुद से याद करना है, कोई याद नहीं कराएगा आपको। अब आप कहेंगे यार हम तो इसको ऐसे कर लेंगे, 2 इंटू 2, ठीक है, 4 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कॉम्पिटिशन में 1-1 सेकंड बचाना है, 1-1 मिनट बचाना है। अगर आप सोचेंगे मैथ सब कर लेंगे आप, एक सवाल में आप 5 मिनट लगाएंगे, वहां आपको 5 सेकंड लगाना है। बस जैसे आप यहां पर ये कर रहे हैं, जैसे 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 1 से 1 काटा, 1 से ये 0 से 0 काटा, ठीक है, फिर 4 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ऐसे। आपको आंखों में खेलना है, इतना आपको कटिंग नहीं करना है, ये निशान नहीं लगाना है, बहुत कम समय में आपको फाइट करना है। इसी तरह आप जीके बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहां से पढ़ लीजिए, उसके बाद बुक्स में पढ़ लीजिए, या पहले बुक्स पढ़ लीजिए फिर उसके बाद समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं, क्लास में क्या होता है, सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब आपके पास इतना पैसा नहीं, कोचिंग करें, दूसरे शहर जाएं, बिल्कुल मत जाइए, टेक्नोलॉजी का फायदा लीजिए। पहले आप ये पढ़िए, उसके बाद आप ट्यूशन की किताब पढ़ लीजिए। इसी तरह आप रीजनिंग में पहले आपको ये याद करना है, ट्रिक होती है बहुत सारी, जैसे ए बी सी कितने नंबर पे, ये तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन आपको क्रॉस से याद करना है। जैसे एक्स कितने पे आता है, 24 पे, वाई कितने पे आता है, 25 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे, के कितने पे आता है, 11 पे, एम कितने पे आता है, 13 पे, डब्ल्यू कितने पे आता है, 23 पे, एल कितने पे आता है, 12 पे, डी कितने पे आता है, 4 पे। आपको ट्रिक से याद करना है। कैसे याद करना है, ये थोड़ा सा आपको समझना ऑनलाइन ही पड़ेगा, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आई नो, क्या बोलते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ, तो इसको हम आई नो, यानी कि आई जो है 9 नंबर पे होता है, एक्सरे 24 घंटे होता है, ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल में 24, ये आपको खुद से भी बना सकते हैं। जैसे अब हम ये एम, ये आप इसको तिरछा करके देखेंगे तो 3 लगेगा, इस पर 1 लगा दीजिए, यानी कि 13 पे होता है। डब्ल्यू 3 पे हमारा सी रखा होता है, 13 पे हमारा एम रखा होता है, इसको हम लगाएंगे 23। तो आपको ये ट्रिक से अपने आप को समझना है। ये ट्रिक कब आएगी, तो प्रैक्टिस करेंगे। आप सोचें सब ऑनलाइन वाले सिखा देंगे या बुक सिखा देगी, नहीं। जब तक आप अपनी कॉपी पेन निकालना शुरू नहीं करेंगे, लिखना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपके दिमाग से आइडियाज, आपके विचार, आपके ख्याल नहीं आएंगे निकल के। इसलिए आपको समझना होगा। तो आप मेरी बात से समझ गए होंगे। अगर आपको भविष्य में अच्छी पोस्ट पे जाना है, अच्छी नौकरी पे जाना है, तो आपको तैयारी करना होगी, जैसा मैंने आपको बताया। इससे आप अच्छा भी कर सकते हैं। बस आपको ये सोचना है, आपको सबसे पहले खुद से जीतना है, उसके बाद समाज, मोहल्ला, ये सब छोड़ दीजिए। बस आप खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। मुझे कितने बजे उठना है, मुझे कितने बजे सोना है, मुझे कितना मोबाइल चलाना है, कितना पढ़ना है। क्यों? जब कल को आपकी ये लग जाएगी, जो लोग आज आपके खिलाफ हैं वही आपसे कल दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। जो लोग आज आपको डायरेक्शन सही नहीं दे रहे हैं, कल आप उनके बच्चों को डायरेक्शन देंगे। जो आज आपकी मुखालफत कर रहे हैं, कल आपसे पूछेंगे कि बबुआ या बाबू ये आपने कैसे करा। तो आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्तों से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे तब पहुँचना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी सफलता का। एक बात और मैं आपको बताता चलूं, जो आपको समझना है वो बहुत जरूरी है। वो क्या समझना है कि किसी भी, अगर आप सोचें
कि मैं 1 घंटा पढ़ लूँ, कंपटीशन निकल जाएगा जैसे मैं एकेडमिक में पढ़ता था। तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि कम मेहनत नहीं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ज्यादा मेहनत या ज्यादा जो भी आप टाइम दे, मोर चांसेस, ज्यादा सफलता के चांसेस है। मतलब ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा सफलता मिलने की पूरी पूरी गारंटी है। कम मेहनत तो क्या आएगा आपके दिमाग में आ रहा होगा, कम सफलता नहीं, शून्य। कंपटीशन में ऐसा होता है। एकेडमिक में क्या है, 4 सवाल आपने करे, आपने 3 आते थे, कर लिया, 3 के मार्क्स मिल जाएंगे। कंपटीशन में ऐसा होगा, लेकिन कंपटीशन में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको 4 आते होंगे, 4 पे ही मेरिट अटक जाएगी। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे साथ के जितने भी मेरे दोस्त हैं सब जानते हैं, मैंने सीआरपीएफ का एग्जाम बहुत ज़्यादा दिल से दिया। हर साल मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता था, कभी मेडिकल में, कभी मैं टाइपिंग में वगैरह वगैरह में फेल हो जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि आखिर तक चला गया, तो आखिर तक मुझे मेडिकल का सामना करना पड़ा, उसमें बेनिफिट हो गया। फिर उसके बाद री मेडिकल हुआ सीएमओ से, ये वो डीआईजी हो, आधा घंटा मेडिकल चला, उसमें मैं पास हो गया। अब उम्मीद थी कि मेरिट में नाम आ जाएगा, क्योंकि स्कोर बहुत अच्छा था, क्योंकि जितना स्कोर मेरा था उस पर मेरिट आके रुकती थी हर साल। मेरा स्कोर बैठ रहा था, मेरे इंटरव्यू में 25 में से 20.67 नंबर थे, ठीक है, और इसको मिलाकर और रिटन में मेरे 146 थे 200 में से, ठीक है। कट ऑफ जो जाता था जनरली 150 160 हर साल ऐसे जाता था, और वेटिंग लिस्ट अलग आती थी। मेरे दोनों को मिला के 166.67 ये मार्क्स मेरे हो रहे थे, ठीक है। कट ऑफ कहाँ गया होगा आप, मैं उम्मीद थी, हमें मुबारकबाद हमारे दोस्तों में, और ये सोचने लगे कि इस बार नाजिम वर्दी पहन लेगा, और कट ऑफ गया है यहां तक। अब आप सोचिए 166.7 पर आके कट ऑफ रुका और हमारे मार्क्स इतने थे, यानी कि आपका सिलेक्शन पॉइंट 0.33 से रुक गया। सोचिए, जब आप किसी का, ये मेरा एग्जाम्पल है, वैसे बहुत सारे हैं, किसी का 0.22 से 0.55 से रुका होगा, और उस साल वेटिंग भी नहीं आई, उस साल वेटिंग भी नहीं आई, सपना धरा का धरा रह गया। वहीं से शुरू करना है फिर आपको, जहां से आप चलना शुरू हुए, लौट के फिर वहीं आना है, फिर ये सफर पूरा करना है। इस लेवल की एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए, तब आप कंपटीशन का सपना देखिए, और आपको लगता है कि मैं किसी मोड़ पर, किसी एग्जाम में हार कर, या मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, एंजाइटी का शिकार हो रहा हूँ, तो आप इसमें कमेंट में अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, या मोबाइल नंबर मत दीजिए, अपना नाम या जो भी आप जिस माध्यम से संपर्क कर सकें एक बार कर लीजिए। आपको मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी कंपटीशन की, और मेहनत करिए, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। मैं, और याद रखिएगा, जो मेहनत करेगा उसको 100% मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा कहीं और मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि बाइबल का भी एक लास्ट शुरुआत में एक कोट है, याद नहीं है मुझे, उसमें यही है कि जिसने मेहनत की, जिसने कोशिश की, उसने पाया। तो आपको भी मेहनत करना है, और जो अपने शागिर्द से, अपने शिष्य से कभी नहीं जलता है, और उनको बहुत ऊंचाइयों पर जाने के लिए दुआएं भी देता है। हमें भी दुआएं मिली, हमारे गुरुजी ने बहुत दुआएं दी हमें और थपथपाया। ये किस्सा कभी आपको सीआरपीएफ का मैं फिर सुनाऊंगा, इसके आगे और इंसिडेंट है जो आपको लगेगा, और आपको हंसी भी आएगी, आपको रोना भी आएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको लगता है वीडियो किसी के काम आ सकती है तो ज़रूर उस तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया।